every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आपका मेरे चैनल विकी वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी यार हमने चैप्टर 9 पूरा किया है, जहाँ पे हमने प्लान के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आप देख सकते हो प्लानिंग थी, लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग और उसके अलावा डेरिवेटिव प्लान्स। ये सारे टॉपिक्स हमने पूरे कर लिए। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 10 की, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसमें आज मैं आपसे शुरू के 2 टॉपिक्स कवर करूँगा, वो है स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, 3 टॉपिक्स में 3 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर खत्म। ओके, बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो काफ़ी एक ज़रूरी होती है, उसको पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी होती है। जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स में बताया था कि जैसे स्ट्रैटेजी होती है डेरिवेटिव प्लान्स में, है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है भाई कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। अब ग्लूएक और जॉर्ज की डेफिनेशन में स्ट्रैटेजी इज़ अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू इंश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। यहाँ पे मैंने 3 शब्द बोले, यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड। इनको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। जो स्ट्रैटेजी ना, वो सिर्फ एक प्लान नहीं होती, ये एक ऐसा प्लान है जो पहली बात यूनिफाइड है। ये एंटरप्राइज के सारे जो पार्ट्स हैं उनको बांध के रखता है। जो स्ट्रैटेजी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब इस हिसाब से कि आपके जितने भी एक दूसरे उसके अंदर वो होते हैं ना प्लान्स, उनके साथ वो कंपैटिबल है और एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिट हो जाते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि वो एंटरप्राइज के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करती है। जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दर्शाती है। जो आपके मेजर प्रोग्राम्स होंगे कि आपको अपने वहाँ तक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने के लिए क्या आपको एक्शन करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट के कैसे रिलेट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें स्ट्रैटेजी में आती है। अब चांडलर भाई साहब के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वही यार, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रैटेजी में क्या है कि आपके जो बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करना, फिर आपको उनके कैसे अचीव करना है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे, वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करना। ठीक है ना। अब जो स्ट्रैटेजी है वो फर्म के प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपको जो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपको कैसे पूरा करना है। अब हो सकता है कि आपको कंपटीशन से लड़ना हो, मार्केट शेयर इंक्रीज करना हो, ये सब होता है। तो ये बिजनेस फर्म का एक्शन एलिमेंट है। अब स्ट्रैटेजी के कुछ फीचर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं यार, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कहता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है और इंटीग्रेटेड प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करने का। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो स्ट्रैटेजी है वो इसलिए डिज़ाइन करी जाती है ताकि इन्वायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन है उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो प्राइमरीली उनका लेना देना होता है एक्सटर्नल फोर्सेस से। तीसरा पॉइंट है जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उनसे क्या उनका क्या नेचर होगा, उनकी क्या डायरेक्शन होगी, ये सब डिटरमाइन करती है स्ट्रैटेजी। फोर्थ पॉइंट है जो स्ट्रैटेजी है वो डायरेक्शन देती है, वो बताती है कि भैया ये आपको पाथ फॉलो करना है। लेकिन जो बाकी के प्लान है आपके, वो ये बताते हैं कि डायरेक्शन को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसलिए प्लान से पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रैटेजी जो है ये स्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म प्लान है। और सिक्स्थ एंड आखिरी पॉइंट कहता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि तो फॉर्मुलेशन तो टॉप मैनेजमेंट का है, लेकिन स्ट्रैटेजी के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर लेवल पे होता है, हर लेवल के लोगों का काम है। अब कंपनी के पास एक स्ट्रैटेजी क्यों होनी चाहिए, इसके लिए आप सामने एक बॉक्स देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा एक रीडिंग ले ही लेना। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा कुछ ऐसे खास एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बॉक्स है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो हम स्ट्रेटेजिक जो आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेचर और मतलब जो उनका स्कोप होता है उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल पे। आप सामने डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। अभी मैं इन तीनों चीज़ों को आपको से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की। कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसीज़ होते हैं, मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं ऐसी पॉलिसीज़, जैसे मल्टी डिविजनल कंपनीज हो गई आपकी, या ऐसी फर्म्स जिनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वाइड रेंजिंग बिजनेस ऑपरेशंस हैं।
ठीक है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे रहती है। तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है उसमें क्या क्या हो सकता है, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, जो आपका स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइनिंग है, ये सारा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आता है। वही कॉर्पोरेशन में ऐसे डिसीजन जो है टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, जिसमें आपके होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो एंटरप्राइज के ओवरऑल डायरेक्शन देती है, ठीक है। वो बताती है कि जो बिज़नेस है वो बेसिकली ना किस चीज़ में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन से बिज़नेस में है, क्या एक्शन वो जो है परस्यू करने वाले हैं। उनको ये क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं कि पहली बात कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं हम क्या देंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कहाँ बेचेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक कैसे हैं। आइडियली अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है ना उसमें 3 चीज़ें कवर की जाती हैं। पहला पॉइंट है कि जो बेसिक गोल्स होते हैं जो फर्म अचीव करना चाहती है, हो सकता है कि वो मार्केट शेयर हो या प्रॉफिट्स हो। दूसरा पॉइंट कि प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो फर्म क्या है, किसको देना चाहती है। तो बेसिकली वो आंसर करता है कि हम किस टाइप के बिजनेस में हैं, कौन से बिजनेस में हैं। तीसरा क्वेश्चन कि जो बेसिक स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं जो फर्म्स करना चाहती हैं, ऐसे मूव्स कि जैसे हो गया आपके डाइवर्सिफाई करना, ओवरसीज़ में एक्सपैंड करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल की बात हो गई, अब बात करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की। अब देखो स्ट्रैटेजी को अचीव करना होता है तो इसमें ना आपके कुछ होती हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU, उनके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको भी आपको अचीव करने की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है। तो उनको अब ये जो है ना ओवरऑल जो आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ही ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स काम करते हैं। अब जो SBU है ना ये एक फर्म का ऑपरेटिंग डिवीजन होता है, एक इट्स लाइक अ डिवीजन, ओके, जस्ट जो एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट या मार्केट सेगमेंट को या एक वेल डिफाइंड जो सेट होता है कस्टमर्स का जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है कि मतलब इस एरिया के लिए ये डिपार्टमेंट, इस प्रोडक्ट के लिए ये डिपार्टमेंट, ऐसे। जो SBU है ना उसको पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने खुद के जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना सकता है, लेकिन मेन बात वही है कि जब आपके कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज वगैरह बनी है, गाइडलाइंस बनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही से चलना होता है। अब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे जो स्ट्रैटेजी है उसका लेना देना होता है प्रोडक्ट मार्केट इशू से, पॉलिसी से, जो कोऑर्डिनेशन है आपस में डिविजन्स और प्लान का, उससे। और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड होता है अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से कंपेयर करते हैं तो। अब जैसे मल्टी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन का अगर आप लेते हो, जाइंट साइज़, ये जो मल्टी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन होती हैं, तो डिसीजन जो है ना वो जैसे आपका टॉप लेवल पे लिया जाता है, जैसे आपका हो गया डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन और बाकी कंपनीज जो हैं कॉर्पोरेट डिसीजन वगैरह, ऐसे सब। लेकिन जो आपके डिसीजंस हैं कि आपके प्लांट और डिविजनल लेवल पे हो गए, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मार्केट जो है डेवलप वगैरह करनी है, तो वो सारे इस लेवल पे आते हैं। जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो डिफाइन करती है कि किस बिजनेस में कंपनी काम करेगी, कॉम्पीट करेगी, अपने रिसोर्सेज लगाएगी। जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ये डिटरमाइन करती है कि कंपनी उस मार्केट में कैसे वो करेगी, कॉम्पीट करेगी और कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलेगी। थर्ड इसमें होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब SBU लेवल स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट सक्सेस कैसे होगी, जब उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसको इफेक्टिवनेस कैसी है कि जो फंक्शनल एरियाज़ हैं आपके, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल, R&D, इन सब में आपको कितनी इफेक्टिवनेस मिल रही है। अब जो SBU लेवल ऑब्जेक्टिव्स है वो तब अचीव होंगे कि यार जैसे आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका R&D, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको भी अपने पूरी फंक्शनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, उनको भी तगड़ा काम करना होगा, तभी जो आपके ये लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे और अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल के पूरे होंगे। तो इसलिए यही है भाई कि आपको जाहिर सी बात है इसमें भी आप फंक्शनल लेवल पे जो बनाओगे वो SBU लेवल पे जो स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक पूरा हो गया। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। देखो ग्लुवेक और सिंडर के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ सेट ऑफ इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म। एक फर्म की इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए जो आपके इंटरैक्टिव और ओवरलैपिंग डिसीजंस होते हैं ये वो सारी होते हैं। देखो मैं आपको रॉबर्ट एंथनी के शब्दों में बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, उनको अटेन कैसे करना ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, और एक्विजिशन हो गया, रिसोर्सेज यूज़ करना वगैरह, मतलब सारा काम कैसे करना है ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना वो मैनेजमेंट को इनेबल करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो
पर्पज़ हैं उनको कंसेप्चुलाइज करे, वो देखे कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर आप मैनेजमेंट टूल के हिसाब से देखते हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है थोड़ा नापने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट को प्लान बनाने में मदद करते हैं कि वो कैसा फ्यूचर देखना चाहते हैं और ताकि वो सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर कर सके। ये मैनेजमेंट को इनेबल करते हैं कि वो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को अच्छे से देख सकें, जो आपके एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, फ्यूचर के लिए गोल्स बना सकें और अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना यार। वैसे ना अभी आपको लगता होगा कि मैं बस सामने स्क्रीन पे फ़ोटो लगा के छोड़ देता हूँ, लाइव कुछ अपना कैमरे से दिखाना चाहिए। तो अभी क्या है ना कि मैंने थोड़ा लेट बनानी शुरू कर दी वीडियोज़, मेरे पे इतना टाइम नहीं था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि सेकंड सेमेस्टर से मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ कैमरा चालू करके। तो ठीक है, बस यार इस सेमेस्टर में थोड़ा सा झेल लो। सेकंड यहाँ पे अब इसमें आता है फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है ये आपका ना जो बेसिक मिशन है और गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर एम्फेसिस करता है। जो बिजनेस का नेचर है, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का नेचर है, वो सारी चीज़ें क्लियरली स्टेटेड होती हैं। दूसरा पॉइंट है ये टॉप मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, ये डिटरमाइन करती है बेसिक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के। तीसरा ये लॉन्ग टर्म होते हैं नेचर में कि मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। अगर बाकी प्लान से आप कंपेयर करो तो इनका समय काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। फोर्थ पॉइंट है ये जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, डिसीजन और एक्टिविटीज़ है उसमें कोहेरेंस देते हैं, उनको बेसिकली लॉजिकल देते हैं, लॉजिक वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें सहायता करते हैं। फिफ्थ है कि जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है ये उसे डील करने में सहायता करते हैं। कैसे? ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं उनको फोरकास्ट करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन एनवायरनमेंट से उनको भी इंप्रूव करने में सहायता ये देते हैं, मदद करते हैं। सिक्स पॉइंट है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड प्लान है, वही जैसे यार मैंने आपको बताया था शुरू में, ताकि जो आपके स्कार्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा सके। सेवन्थ और आखिरी पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देते हैं कि इन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, अटेन किया जा सके। और जो बाकी के प्लान्स हैं वो ये बताते हैं कि डायरेक्शन को एक्शन में कैसे लाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला है हमारा लास्ट, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखो भैया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसके काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? 6 पॉइंट्स यहाँ पे। सबसे पहला है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूरा क्लैरिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, कि भैया कैसे वो यूज़ हो जाएंगे, किए जाएंगे। जो जितने डिसीजंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी तरफ होते हैं। तो ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके के बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड है। दूसरा पॉइंट रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। अब अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो पूरी, तो आप एनवायरनमेंट को अच्छे से ना पूरा स्कैन कर पाते हो। वो अनसर्टेनिटी जो होती है एनवायरनमेंट की, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं कि वो की फैक्टर्स देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये एक इकलौता तरीका है कि आप फ्यूचर प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एंटिसिपेट कर सको और बदलते हुए एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सको। थर्ड इसमें पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो काफ़ी मददगार साबित होती है कि मार्केट में आपको जो कंपटीशन है उससे लड़ने के लिए और मार्केट में पूरा कंट्रोल जमाने के लिए। फोर्थ इसमें पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो रिसोर्सेज के इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में काफ़ी मदद करती है। ये बताती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेटेजी जो है वो आपको यूनिफाइंग फोर्स देती है, जो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर फोकस करती है। ये अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं ना कॉर्पोरेट आपके फर्म के, उनमें कोऑर्डिनेशन लाके सहायता करती है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। अब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो ऐसे गोल्स और टारगेट्स बिछाते हैं जो प्रोग्रेस को नापने के लिए बेंचमार्क बनते हैं कि भैया आपने स्ट्रेटेजी तो बना ली, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करोगे तब आप कैसे उसको नापोगे अपनी प्रोग्रेस को, तो उसके लिए ये होते हैं। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने गोल्स और टारगेट से कंपेयर करते हो तो मैनेजमेंट जो है पता लगा पाती है कि हम कितने इफेक्टिव रहे, कितने एफिशिएंट रहे, और अगर हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे बेनिफिट्स पूरे हो गए। लास्ट में यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस, जैसा कि मतलब आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। डिटेल में तो नहीं बता रहा, बस ये इतना है कि छोटी छोटी फर्म्स जो हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। इसमें आपको ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है और जो है कई बार क्योंकि इतना पैसा इसमें काफ़ी लग जाता है
वो कई बार जो प्लान्स बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स, वो रिस्क फ्री ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस की रह जाती हैं। तो बस कुल मिला के यही सारी बातें हैं और ये वीडियो में इतना ही था। अभी अगली वीडियो में मैं आपसे स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कैसे किया जाता है। अच्छा, और अगर आपको नीचे ना लाइक डिसलाइक वगैरह का बटन का जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे अगर आपको थैंक्स का बटन दिख रहा है तो उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो उस बटन से कर सकते हो। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की तो वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, है ना, फ़ायदा सबको होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।